गुड इवनिंग। गुड गुड इवनिंग इवनिंग। सर। वेरी गुड इवनिंग। तो लास्ट क्लास में हमने क्या बोला था कि हम लोग इस क्लास से ट्रिगोनोमेट्री की इक्वेशन स्टार्ट करेंगे, राइट? ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चन सारे कर लिए थे आप लोगों ने? नो रिप्लाई। क्या क्या स्टेटस है आपका ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर? क्या स्टेटस है? हम्म। एम आई ऑडिबल? यस सर। तो जरा अप्लाई करो कि गेम्स में क्या स्टेटस है, आपने गेम कहाँ पे कर लिया? क्योंकि 8 गेम्स थी टोटल, राइट? जिसमें 6-7 गेम तक तो डिस्कशन भी हो गया था, तो आपने कहाँ पे कर लिया? 75% गेम्स। अच्छा जी। और टेक्सचुअल असाइनमेंट का क्या स्टेटस है जी? गेम्स का तो समझ में आ गया, टेक्सचुअल असाइनमेंट पर भी जरा मुझे बता दो, एक सेकेंड। हम्म। टेक्सचुअल असाइनमेंट बेटा आपने कर लिया? टेक्सचुअल एक्सरसाइज 1 2 3 4 5 6 जो भी थी। सभी लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हो? सर मैंने 5 तक पूरी कर ली थी, 6 हाफ की थी इक्वेशंस वाली। ओके। हम्म। चलो ठीक है, समझ गया मैं। तो अभी सिचुएशन ये है कि रफली आपने 50% से 60% वर्क कंप्लीट किया है, अगर मैं एवरेज आउट करके करूं सारे बच्चों का तो। बट अभी जब तक मैं ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन करा रहा हूँ, अगले 3 लेक्चर्स में आपके पास टाइम है कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के जो भी पेंडिंग वर्क्स है उनको कंप्लीट कर लो। मीन्स यू विल हैव टाइम टिल मंडे। ठीक है, मंडे ज्यादा से ज्यादा ट्यूसडे तक। ट्यूसडे के बाद अलजेब्रा स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन विल बी अ वेरी स्मॉल टॉपिक। ठीक है, इसमें हमें अभी कुछ जितना भी आपके स्कूल लेवल तक आएगा जनरल सॉल्यूशंस तक सिखा करके, और उसके बाद फिर जो है हम लोग अलजेब्रा अब स्टार्ट कर देंगे। अदरवाइज आपका सिलेबस थोड़ा सा स्कूल के पर्सपेक्टिव में लेट हो जाएगा, वो नहीं चाहता मैं। एनीवे, तो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन क्या है, इसमें हम लोग क्या करेंगे ये वर्कआउट करते हैं। तो आप हेडिंग देखें, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। जस्ट लाइक द अदर इक्वेशंस, इक्वेशन का मतलब क्या है? सम एक्सप्रेशन इक्वेटेड टू जीरो इज कॉल्ड इक्वेशन। सो इफ दैट एक्सप्रेशन इज अल्जेब्राइक, और अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन को जीरो से इक्वेट करो तो अल्जेब्राइक इक्वेशन बनता है। एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को जीरो से इक्वेट करते तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बनता है। ऐसे ही ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन को आप जीरो से इक्वेट करते हैं तो उसको हम ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। तो आप फॉर्मली अगर डिफाइन करेंगे तो लिखेंगे an equation that involves trigonometric function of one or more variable is called trigonometric equation. For example, if I say sin of theta equal to root 3 by 2, तो ये एक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, वेल ये ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन आप समझ ही रहे हैं, और इसके वेरियस सॉल्यूशंस होंगे, वो भी आप मार्क कर सकते हैं, सॉल्यूशंस भी आपको
अगर थोड़ा सा देखें कुछ सॉल्यूशंस तो आप बता ही सकते हैं। कैन यू टेल मी सम एंगल विच सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो तो थीटा इज पाई बाई 3, 30 डिग्री पर साइन की वैल्यू √3/2 होती है, राइट? Similarly, if I say cos theta is tan theta equal to 1, ये भी एक trigonometric equation है. If I say that cos theta is minus √3/2, this is also a trigonometric equation. If I say secant theta plus या secant theta minus tan theta √3, ये भी एक trigonometric equation है. अगर मैं बोलता हूँ sin square theta plus cos square theta 1, तो ये भी trigonometric equation है. Out of these 5 example I have taken, कुछ examples ऐसे हैं जिनमें सारे एंगल या थीटा की कोई भी रैंडम वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी, कुछ वैल्यू सेटिस्फाई करती है. वेयर एज एक एग्जांपल ऐसा है जिसमें थीटा की सारी वैल्यू सेटिस्फाई करती है ना? तो इफ द इक्वेशन बी ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, for all values of theta for which it is defined, तो ऐसे इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? देन इट इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी. इसको हम आइडेंटिटी बोलते हैं, यूनिवर्सल आइडेंटिटी. तो आइडेंटिटी भी एक इक्वेशन था. पिछला टॉपिक हमने यही पढ़ा, आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ा. तो वो भी इक्वेशंस थे, लेकिन वो ऐसे इक्वेशंस थे जो थीटा या अननोन एंगल की हर वैल्यू के लिए ट्रू थे, जिसके लिए वो डिफाइंड थे. ठीक है. अब जहां इसकी बात कर ली, साइन थीटा इक्वल √3/2 किसके लिए डिफाइंड है? तो थीटा कुछ भी हो सकता है, साइन थीटा तो हमेशा डिफाइंड है. थीटा ऑल रियल नंबर है. बट क्या सारी रियल वैल्यू ऑफ थीटा के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई करता है? थीटा 0, लेफ्ट हैंड साइड 0, राइट हैंड साइड √3/2 नहीं करता. थीटा π/2 नहीं करता. थीटा π/4 नहीं करता. तो ये थीटा के इन्फिनिट नंबर ऑफ वैल्यू के लिए करता है, बट सारी वैल्यूज के लिए नहीं करता. तो ये एक ऑर्डिनरी इक्वेशन है, आइडेंटिटी नहीं है. सिमिलरली ये ऑड मल्टीपल π/2 के अलावा थीटा की हर वैल्यू के लिए ये एक्सप्रेशन डिफाइंड है, बट इक्वालिटी सिर्फ π/4 या π + π/4 या 2π + π/4 ऐसे इन्फिनिट नंबर ऑफ वैल्यू के लिए ये होल्ड करेगा इक्वेशन, बट नॉट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा. सो ये भी एक इक्वेशन है, आइडेंटिटी नहीं है. ये भी एक इक्वेशन है, आइडेंटिटी नहीं है. ये भी एक इक्वेशन है, आइडेंटिटी नहीं है. तो क्या समझ में आया? इक्वेशन वर्सेस आइडेंटिटी का फर्क समझ में आया कि नहीं? इक्वेशन, trigonometric equation is an equation involving one or more function, a trigonometric function of one or more variable, which is true for infinite number of values of the unknown angle, but not for all. And if in case it is true for all values of unknown angle for which it is designed, then it is called identity. अब आती है बात, what is solution? Solution of trigonometric equation क्या होता है? तो solution का मतलब होता है बेटा, the values of unknown angle, the values of unknown satisfying the equation, are called roots. इन्हीं को आप रूट्स भी बोलते हो, या इन्हीं को आप जीरोस भी बोलते हो, या इन्हीं को आप सॉल्यूशंस भी बोलते हो. जैसे अगर मैं बोलता हूं साइन थीटा √3/2, तो डेफिनेटली π/3 एक इसका सॉल्यूशन है, और 2π/3 भी इसका सॉल्यूशन है. ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगे. अगर मैं बोलता हूं tan थीटा 1, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, मतलब π/4 इसका सॉल्यूशन है, 5 π/4 भी इसका सॉल्यूशन है, और ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. तो सॉल्यूशंस या जीरोस क्या है? वैल्यूज ऑफ द अननोन व्हिच सैटिस्फाइज द इक्वेशन इज कॉल्ड रूट ऑब्लिक जीरोस आर सॉल्यूशंस ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस. तो सॉल्यूशन का मतलब भी समझ में आ गया.
the values or value oblique values of the unknown angle satisfying the trigonometric equation are termed as roots or zeros or solutions of the equation. तो सबसे पहले तो मुझे एक बात बता दो सभी लोग कि जो जो बातें मैंने अभी बताई, अभी 3 बातें हमने डिस्कस करी, ओनली 3 थिंग्स। 1, क्या क्या डिस्कस किया मैंने? सबसे पहले क्या बताया मैंने? what is trigonometric equation, how does it is different from identity, identity और इक्वेशन में फर्क क्या है, फिर रूट्स क्या होते हैं, आइडेंटिटी में तो हर एक वैल्यू रूट है बट इक्वेशन में सिर्फ सर्टेन वैल्यूज रूट होंगी, रूट्स, जीरोस या सॉल्यूशंस जिनको बोलते हैं। तो ये इसमें कोई डाउट नहीं है, आई होप सो। अच्छा, अब जैसे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये जो आंसर्स दिए हुए हैं, इक्वेशंस दिए हुए हैं, जैसे फर्स्ट इक्वेशन sin थीटा इज √3/2, तो इस इक्वेशन के कुछ सॉल्यूशंस देखते हैं। sin थीटा इज इक्वल टू √3/2। sin थीटा √3/2 कब कब होता है? तो आप देखो साइन का ग्राफ, थीटा की कुछ वैल्यूज लेते हैं, ठीक है। एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होती है? फर्स्ट एंड सेकंड। तो ऑब्वियसली थीटा की वैल्यू एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी, और बिकॉज आप जानते हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन इंक्रीज करता है और सेकंड क्वाड्रेंट में डिक्रीज करता है, तो इंक्रीज करते हुए कोई वैल्यू लेगा, फिर डिक्रीज करते हुए वही वैल्यू फिर से लेगा। तो इसका मतलब है कि साइन थीटा 2 बार √3/2 वैल्यू टेकअप करेगा। तो थीटा एक तो आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/3, सेकंड क्वाड्रेंट में π-π/3, 2π/3, because you know sin of pi minus theta is also sin theta। फिर 2π plus theta पर भी साइन की वैल्यू क्या होती है बेटा? फिर से वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे तो sin थीटा होती है ना, और 3π minus theta में फिर से sin थीटा आएगा। तो 2π plus theta मतलब क्या होगा? 2π plus π/3 मतलब 7π/3, and then 3π minus π/3 तो 9π minus π 8π/3। ऐसे ही लेफ्ट में भी एंगल्स मिलेंगे, π/3 के पहले भी एंगल्स मिलेंगे। तो अगर आप फेजर डायग्राम पर जानने की कोशिश करो तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ये लो, और ग्राफ पर भी मैं इसको दिखाता हूँ। एक सिचुएशन को थोड़ा डिटेल में एनालाइज करते हैं, वही एनालिसिस से आपको थोड़ा सा मेच्योरिटी आएगी कि कैसे हम ट्रैक करते हैं वैल्यूज को। जैसे 60 डिग्री पर आपने बताया कि √3/2 होता है 60 π/3 पर, और आपको पता है कि जो y कोऑर्डिनेट होता है वही साइन की वैल्यू होती है, तो यही वैल्यू फिर यहाँ भी तो आएगी ना। सेम y कोऑर्डिनेट आपको कहाँ मिलेगा? अगर ये √3/2 वाला y कोऑर्डिनेट यहाँ भी फिर से मिलेगा, तो यहां पर भी मिलेगा यहाँ पर। तो ये कौन सा एंगल है? ये एंगल है π/3, ध्यान से समझना। और फिर ये वाला एंगल कौन सा एंगल? ये एंगल है 2π/3, पाई से π/3 लेस, पाई माइनस π/3 जिसको बोल रहे हैं, ये वाला π/3। तो एक पॉइंट यहां मिला, फिर एक पॉइंट यहां मिला। अब बिकॉज आप ऐसे रोटेट करते जाओगे जब साइन को, जैसे मान लो एक रे है, इसको यहां रखे, π/3 मिला, फिर यहां मिला वही वैल्यू, फिर यहां से ऐसे रोटेट करके 2π plus π/3 पर फिर यही मिलेगा, फिर 3π minus π/3 पर यही मिलेगा, फिर 4π plus π/3 पर यही मिलेगा, फिर 5π minus π/3 पर वही मिलेगा। उल्टा जाओ, उल्टा रिवर्स, तो रिवर्स जाओगे तो ऐसे -4π/3 पर भी यही मिलेगा ये वैल्यू। यहां से ऐसे रिवर्स करते हुए ऐसे जाओ तो ये पाई प्लस π/3 -4π/3 पर भी सेम वैल्यू मिलेगी। तो फेजर डायग्राम से ये चीज दिख रही है कि नहीं दिख रही है? अब इसमें से yes, एक एंगल है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये एंगल को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन, क्योंकि मैंने आपको जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन किया था
तो मैंने डिफाइन किया था प्रिंसिपल डोमेन, तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल सोल्यूशन। प्रिंसिपल सोल्यूशन, सोल्यूशन तो सारे हैं बट ये प्रिंसिपल सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि साइन थीटा का प्रिंसिपल डोमेन जो होता है, प्रिंसिपल डोमेन, डोमेन का वो पार्ट जिसमें फंक्शन अपनी सारी वैल्यू को एक बार टेकअप करता है, मतलब बाइजेक्टिव जिसमें होता है 1 1 एंड ऑन 2, वो होता है -π/2 से π/2। और इस इंटरवल, इस प्रिंसिपल डोमेन में लाई करने वाला जो सोल्यूशन है, इसी सोल्यूशन को हम प्रिंसिपल सोल्यूशन बोलते हैं। तो हमेशा कोई एक एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मिलेगा तो उसका एक यूनिक प्रिंसिपल सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है। अगर इसी बात को ग्राफ से देखो बेटा, तो ग्राफ पर भी मैं आपको दिखा रहा हूं कि ग्राफिकली ये चीज कैसे हम ट्रैक करते हैं। देखो, साइन का ग्राफ आप में से हर एक को पता है। मान लो ये एक्स एंड वाई एक्सेस है और मैं साइन एक्स का ग्राफ बनाऊं, तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा, रफली ऐसा ग्राफ होगा। ऐसे इधर नेगेटिव में भी ऐसे जाएगा, नहीं लीव कर दे, लीव कर सर क्लास माइक। ऐसे क्या, फिर देखो ऐसे, ऐसा। तो ये जो है तुम्हारा, ये है -3π, ये है -2π, ये है -π, ये है 0, ये है पाई, ये है 2π, ये है 3π। और हम वैल्यू कौन सी चाहते हैं? √3/2। √3/2 अप्रॉक्सीमेटली 1.7/2, मतलब 0.8 समथिंग है। तो y इक्वल टू 0.8 अप्रॉक्सीमेटली, ऐसे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अब देखो ये लाइन जहां जहां कट कर रही है ना, वहां पर साइन की वैल्यू √3/2 के इक्वल हो रही है। जैसे एक तो यहां हो रही है, तो ये एंगल जो है ना वो है 60 डिग्री, π/3। फिर जितना 0 से आगे उतना ही पाई से पीछे सिमेट्री से आओ, तो ये इसको पाई -π/3 बोलते थे, ये 2π/3 है। देख रहे हो ना, एक ये और एक ये। फिर यहां देखो ये पाई, ये -π है, इससे π/3 पीछे जाओ, तो -π -π/3, तो -4π/3। एक ये सोल्यूशन है। -2π से π/3 फॉरवर्ड आओ, तो -2π, अगर मैं ऐसे लिखूं -2π + π/3, तो आ जाएगा -5π/3, -6π + π, -5π/3। ऐसे यहां पर 2π + π/3 में 7π/3। तो जो सॉल्यूशंस मैंने आपको दिखाया ना, वो सॉल्यूशन यहाँ देखो दिख रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना, तो ये सॉल्यूशन you will focus, you can just figure out these solutions on the graph as well। तो थोड़ा एलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, है ना, और साथ के साथ में थोड़ा ग्राफ का नॉलेज हो, तो सॉल्यूशन को आप ग्राफ पे भी देख सकते हो। ठीक है, फेजर डायग्राम से भी समझ सकते हो और ग्राफ से भी समझ सकते हो। साइन थीटा इक्वल √3/2, बात समझ में आ गई सबको कि नहीं? Yes, sir. अच्छा, प्रिंसिपल डोमेन जो मैं बोल रहा था बेटा, प्रिंसिपल डोमेन मैंने क्या बताया? प्रिंसिपल डोमेन क्या होता है? किसी भी फंक्शन के, स्पेशली जो फंक्शन मेनी वन फंक्शन होता है, उसके डोमेन का वो सबसेट जिसमें फंक्शन 1 1 एंड ऑन 2 हो, मीन सारी वैल्यू को टेकअप कर रहा हो, अपनी पूरी रेंज को टेकअप कर रहा हो और सिर्फ एक बार हर वैल्यू को टेकअप कर रहा हो। तो देखो -π/2 से π/2, ये जो ग्राफ मैंने हाईलाइट कर रहा हूं, ये पोर्शन, ये साइन का प्रिंसिपल डोमेन बोला जाता है। इस इंटरवल में साइन अपनी सारी वैल्यू फ्रॉम -1 से लेके 1 तक अपनी सारी वैल्यू टेकअप करता है, और एक ही बार, क्योंकि इंक्रीज कर रहा है तो हर वैल्यू को सिर्फ एक बार टेकअप करता है। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डोमेन। और बिकॉज -1 से 1 सारी वैल्यू टेकअप कर रहा है, तो साइन थीटा इक्वल टू के कुछ भी हो -1 से 1 के बीच में, उसके करस्पॉन्डिंग एक यूनिक एंगल इस इंटरवल में मिलेगा ही मिलेगा। इसी एंगल को हम प्रिंसिपल सोल्यूशन बोलते हैं। अब ऐसा समझ में आ गया, तो एग्जैक्टली इसी तरह से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होगा तो उसके इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, और उसमें से वो एक सॉल्यूशन जो उसके उस फंक्शन के प्रिंसिपल डोमेन में लाई करेगा, उसको हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो अगर आपने ये नोट कर लिया हो, तो मैं इस स्लाइड को चेंज करने जा रहा हूं। चेंज करो बेटे। Yes, sir. Yes, sir. कर लो, अगर कुछ नोट करना फटाफट जल्दी से करो, सो दैट आई कैन मूव अहेड।
तो जैसे मैंने साइन थीटा इक्वल रूट 3/2 इक्वेशन के बारे में बात की, और ये जो हाईलाइटेड सोल्यूशन है ये प्रिंसिपल सोल्यूशन है। एग्जैक्टली इसी तरह से tan थीटा 1 की बात करोगे बेटा तो π/4, tan पाई से पीरियाडिक होता है तो पाई ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो एंगल मिलते रहेंगे। पाई प्लस π/4, 2π प्लस π/4, 3π प्लस π/4, माइनस पाई प्लस π/4. So you'll get infinite number of angles satisfying this equation, and of them this π/4 उसके प्रिंसिपल डोमेन में है तो उसको हम प्रिंसिपल सोल्यूशन बोलते हैं। एंड सिमिलरली इफ आई टेक cos थीटा इक्वल माइनस रूट 3/2, cos की वैल्यू माइनस रूट 3/2 कब होती है, कौन से क्वाड्रेंट में होगी? सेकंड आंसर। सेकंड, हाँ ठीक है, सेकंड और थर्ड में, बिल्कुल सही। सेकंड में किस एंगल के लिए होगी? तो उसके लिए पहले cos थीटा की वैल्यू रूट 3/2 कब होती है? 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब π/6। π/6। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो पाई माइनस π/6, सप्लीमेंट्री एंगल वाला कॉन्सेप्ट यूज करो जिसमें फंक्शन चेंज नहीं होता। तो पाई माइनस π/6 मतलब 5π/6, तो 5π/6 एक एंगल मिलेगा। उसी तरह से बिकॉज cos इवन फंक्शन होता है तो प्लस और माइनस के लिए सेम वैल्यू देता है, तो माइनस 5π/6 भी होगा, 7π/6 होगा तो माइनस 7π/6 भी होगा, 17π/6 होगा तो माइनस 17π/6 भी होगा। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल यहां भी मिलेंगे जिसमें जो 5π/6 है ये उसका प्रिंसिपल सोल्यूशन है। तो साइन का प्रिंसिपल डोमेन क्या होता है? माइनस π/2 से π/2 इंटरवल। कॉस का प्रिंसिपल डोमेन होता है ओपन माइनस π/2 से π/2। ये सारा मैं आपको फंक्शन करते समय बता चुका हूं tan का, और cos का होता है 0 से पाई ओपन इंटरवल। अभी मैं दोबारा लिखवाऊंगा इसको, बट 0 to पाई क्लोज इंटरवल। और इन इंटरवल्स में जो सोल्यूशन लाई करता है, एक ही सोल्यूशन होगा जो इस इंटरवल में लाई करेगा, उसी को हम प्रिंसिपल सोल्यूशन बोलते हैं। तो होप you have understood what is equation, what does it mean by solution or root of equation, and trigonometric equation and identity के बीच फर्क क्या है। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का वो सॉल्यूशन जो उसके फंक्शन के प्रिंसिपल डोमेन का एलिमेंट है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। इतनी बात समझ में आ गई तो अब अगली हेडिंग में लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस। हेडिंग देंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के हैं उनको हम प्राइमरली 3 तरह से क्लासिफाई करते हैं। तो आप पहला पॉइंट लिखेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर का मतलब क्या होता है? कोई स्पेसिफिक, कोई भी रैंडम, राइट। तो एनी स्पेसिफिक सॉल्यूशन विच एनी स्पेसिफिक एंगल विच सेटिस्फाइज द ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन इज टर्म्ड एज पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी एंगल जो सेटिस्फाई कर रहा हो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे मैं कुछ बोलूंगा, आपको मुझे बताना है कि ये सही स्टेटमेंट है कि गलत। 2π/3 is particular solution. 2π/3 is a particular solution of equation sin theta equal to root 3/2. अब जब मैं बोलूंगा कि ये एंगल इस इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन है तो आपको कुछ नहीं करना, वो एंगल को पुट कर देना और देखना है कि सेटिस्फाई कर रहा है। sin 2π/3 क्या होता है? ये सारे स्टेटमेंट को आप बताओ फटाफट, ये सही है कि गलत। 7π/6 is particular solution of sin theta is minus half. 3π/4 negative is particular solution of cos theta is minus 1/√2। वेरीफाई करो फटाफट बताओ। तो जैसे फर्स्ट बात करें तो इसमें हम अगर पुट करेंगे तो साइन ऑफ 2π/3 क्या होता है बेटा? ये होता है साइन ऑफ पाई माइनस π/3। साइन पाई माइनस थीटा सप्लीमेंट्री एंगल है, साइन थीटा ही होता है, तो साइन π/3, साइन π/3 √3/2 डेफिनेटली सेटिस्फाई कर गया। तो ये ट्रू स्टेटमेंट, ये पहला पार्ट हो गया। ऐसे दूसरा, तो अब यहाँ फिर पुट करो, इसमें पुट करो भी, क्या पुट करेंगे? साइन थीटा की जगह 7π, साइन 7π/6। 7π/6 को क्या लिखेंगे बेटा? सप्लीमेंट्री पाई प्लस π/6 लिख दो ना, पाई प्लस π/6। साइन पाई प्लस थीटा तीसरा क्वाड्रेंट में चला गया। थर्ड क्वाड्रेंट में होता है माइनस, सप्लीमेंट्री एंगल है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, माइनस साइन π/6, और साइन π/6 हाफ होता है तो माइनस हाफ। सही बात है, ट्रू है? यस सर। ट्रू है। इसका मतलब है कि ये भी सही स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू।
तो ये भी सही है। तीसरा बोलो, इसकी बात करो, तीसरे में ये सही है कि गलत? कोसाइन ऑफ -3π/4। सबसे पहले तो आप बोलेंगे कि कॉस इवन फंक्शन है तो माइनस प्लस का कोई भेदभाव नहीं, इट इज cos 3π/4। अब इसको लिखेंगे cos पाई माइनस π/4। अब मुझे बताओ, cos सप्लीमेंट्री है तो cos ही रहेगा, लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है? minus cos π/4 सेकंड क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट है तो माइनस cos π/4 हो जाएगा। cos π/4 कितना होता है? 1/√2, तो -1/√2। सेटिस्फाई कर रहे हैं? yes sir. यस सर। कर रहा है, इसका मतलब है कि ये सही है। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन का मतलब सिर्फ ये होता है कि जिस एंगल को बोला जा रहा है कि ये पर्टिकुलर सोल्यूशन है, पुट दैट एंगल इनटू द इक्वेशन, इक्वेशन सेटिस्फाइड है, यस इट इज अ पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब किसी भी इक्वेशन के ऐसे कितने पर्टिकुलर सोल्यूशन होंगे? ऐसे कितने पर्टिकुलर सोल्यूशन होंगे? तो बाय एंड लार्ज इनफिनिट या मोस्टली इनफिनिट। हालांकि ऐसा नहीं है कि हर इक्वेशन के इनफिनिट सोल्यूशन होंगे, कुछ एक ऐसे होंगे जिनके फाइनाइट सोल्यूशन होंगे, एक ही सोल्यूशन होगा, दो ही होंगे, ऑल्दो ऐसे बहुत रेयर होंगे क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पीरियोडिक होते हैं, तो ऐसे रेयर होंगे, बट स्टिल हैं, मिलेंगे ऐसे। कुछ ऐसे होंगे जिनका नो सोल्यूशन भी होगा, है ना, बट बाय एंड लार्ज इनफिनिट मेनी सॉल्यूशंस होंगे। तो देयर आर इनफिनिट मेनी पर्टिकुलर सॉल्यूशन। उन्हीं पर्टिकुलर सॉल्यूशन में से वो एक सॉल्यूशन जो प्रिंसिपल डोमेन ऑफ द फंक्शन में लाई करता है उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो अब सेकंड पॉइंट लिख दो, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है बता तो चुके हैं, बस फॉर्मली एक जगह डिफाइन कर दो। द पर्टिकुलर सॉल्यूशन belonging to the principal domain of the trigonometric function is termed as principal solution। अब इसको फिगर आउट करने के लिए हमें हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रिंसिपल डोमेन पता होना चाहिए। तो प्रिंसिपल डोमेन क्या है वो भी डिफाइन कर दो यही दोबारा एक बार। प्रिंसिपल डोमेन इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ द फंक्शन in which function takes up all its value exactly once, and for convenience it should be numerically smallest, इसलिए उसको जीरो के नियरेस्ट लेते हैं, मतलब ओरिजिन के पास लेते हैं, और प्रेफरेबली पॉजिटिव लेते हैं। जैसे cos में -π से 0 और 0 से π दोनों है, तो 0 से π पॉजिटिव है तो उसको चेक, उसका प्रिंसिपल डोमेन मानते हैं। तो प्रिंसिपल डोमेन ये है, और प्रिंसिपल डोमेन में जो सॉल्यूशन बिलोंग करेगा उसी को हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलते हैं। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन समझ में आ गया, प्रिंसिपल सॉल्यूशन समझ में आ गया। प्रिंसिपल सॉल्यूशन की हेल्प से हम एक जनरल में सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस का एक फॉर्मेट बनाते हैं, और वही वजह है कि हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन डिफाइन कर रहे हैं। तो लास्ट लिखेंगे जनरल सॉल्यूशन। जनरल मतलब होता है एक ऐसा फॉर्मूला, एक ऐसा प्रेजेंटेशन, एक ऐसा फॉर्मेट जो सारे सॉल्यूशन को इंक्लूड करता है। तो सेट ऑफ ऑल पर्टिकुलर सॉल्यूशंस, इंक्लूडिंग दैट प्रिंसिपल वन, इज टर्म्ड एज जनरल सॉल्यूशन। जैसे sin थीटा 0, sin थीटा इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है, और इसमें जितने भी सॉल्यूशन इसके होंगे उनका जनरल फॉर्म क्या है? n पाई, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, एनी इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई satisfies it। तो अगर मैं लिखता हूं थीटा इक्वल टू n पाई वेयर n इज एन इंटीजर, सो इट इंक्लूड्स ऑल एंगल विच satisfy दिस इक्वेशन, सो इट इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। तो जब हम जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे तो एक बात का ध्यान रखना है कि कोई भी सॉल्यूशन लेफ्ट आउट नहीं होना चाहिए, कोई भी एंगल जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो वो लेफ्ट आउट नहीं होना चाहिए। और एक और बात का ध्यान रखेंगे कि ऐसा कोई एंगल हम एज ए सॉल्यूशन मेंशन भी नहीं कर सकते सेट में जो इक्वेशन को ना सेटिस्फाई करता। तो ना तो एक भी सॉल्यूशन का लॉस होना चाहिए, ना तो एक भी एक्स्ट्रा सॉल्यूशन उसमें आना चाहिए, एक्स्ट्रा एंगल आना चाहिए जो एक्चुअली इक्वेशन को ना सेटिस्फाई करता। ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा एंगल नहीं आना चाहिए उसमें। तो while writing, caution है, while writing general solution the care must be taken to include all possible roots, and that is no root should be left out, and also that no extraneous root must be considered। तो एक भी एक्स्ट्रा एंगल भी नहीं आना चाहिए और एक भी रूट छूटना भी नहीं चाहिए। तो इट्स अ वेरी स्किलफुल टास्क, इसीलिए जनरल सॉल्यूशन लिखने का हम स्पेशल मेथड डिजाइन करते हैं। ये नहीं कि हमने रैंडमली कुछ भी सोच समझ के लिख दिया, उसको प्रॉपरली थ्योरम के फॉर्म में प्रूफ करेंगे।
यहां तक बात समझ में आ रही है? पर्टिकुलर सोल्यूशन का मतलब क्या है, प्रिंसिपल सोल्यूशन का मतलब क्या है, और जनरल सोल्यूशन का क्या मतलब? ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं कि साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू हाफ, तो आपके आंसर्स क्या आएंगे? आपका आंसर आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/6, सेकेंड क्वाड्रेंट में 5π/6, पाई माइनस π/6, ऐसे लिखूंगा, पाई माइनस π/6। फिर थर्ड में तो नेगेटिव होता है, फोर्थ में नेगेटिव होता है, फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में वापस आएंगे ना, तो फिर 2π प्लस π/6, फिर सेकंड में जाएंगे तो 3π माइनस π/6, फिर 4π प्लस π/6, फिर 5π माइनस π/6, और ऐसे चलता रहेगा 6π प्लस π/6। कुछ पैटर्न दिख रहा है आपको? What is the pattern? If you could observe some pattern, this is the principal solution. What is the pattern? तो पैटर्न क्या है? 0 प्लस 2π प्लस 4π प्लस 6π प्लस, मतलब ये वाला पैटर्न जो है वो हमारा है इवन मल्टीपल पाई, 2n पाई प्लस π/6। यस, एक सेट ऑफ एंगल ये मिल रहे हैं जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी तरह से जो सेकंड क्वाड्रेंट वाले हैं वो क्या है? पाई, 3π, 5π, ऑड मल्टीपल पाई, तो ये है 2n प्लस 1π के साथ प्लस नहीं माइनस π/6, और π/6 क्या है बेटा? π/6 उसका प्रिंसिपल सोल्यूशन है। तो अगर मैं इस प्रिंसिपल सोल्यूशन को बेटे अल्फा बोल दूं, इसको अगर मैं अल्फा बोल दूं, अल्फा, तो हमें दो तरह का मिल रहा है ना, 2n पाई प्लस अल्फा एंड 2n प्लस 1π माइनस अल्फा, यही दो मिल रहे हैं कि नहीं? Yes, sir. तो इन दोनों को कंबाइन करके मैं अगर ऐसे लिखूं, ध्यान से समझना, अगर मैं लिखूं k पाई, k कभी इवन होगा कभी ऑड, प्लस इवन के साथ प्लस और ऑड के साथ माइनस चाहिए, तो मैंने -1 की पावर k लिख दिया इंटू अल्फा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब जब k की वैल्यू 2n होगी तो 2n पाई प्लस -1 की 2n पावर प्लस रहेगा, प्लस अल्फा आ जाएगा, और जब k की वैल्यू ऑड होगी तो हमेशा माइनस अल्फा आ जाएगा। तो आपको मिला थीटा इज इक्वल टू, ये मिला कि नहीं मिला? जल्दी बोलो। यस सर। और क्या आपको लगता नहीं कि ये सारे एंगल को सेटिस्फाई करता है? जितने भी सोल्यूशन आएंगे वो सभी इसको सेटिस्फाई करेंगे। अल्फा की जगह पे π/6 लिख दो, अल्फा की जगह पर आप π/6 लिख दो। तो जब जब हम सारे सॉल्यूशंस को के सेट को एक फार्मूले के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे तो वहां पर हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन का जरूरत पड़ेगा जनरलाइज करने के लिए, तो इसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। ये जो मैंने लिखा ये क्या है बेटे? ये जनरल सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, साइन थीटा इक्वल टू हाफ का, थीटा इक्वल टू k पाई प्लस -1 टू द पावर k π/6, जहां पर k क्या है? k कैन बी एनी इंटीजर, तो k की इनफाइनाइट इंटीजर वैल्यू देंगे, 0 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3 प्लस -4 प्लस -5 एंड ऑन, तो सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। अब ऐसे एक एक करके तो सारे सॉल्यूशन लिखने में तो आप बुढ़े हो जाएंगे। अब ये लिख दिया तो अब सारे इसके अंदर में अपने आप इंक्लूडेड है, जिसको जो चाहिए होगा ले लेगा अपने पसंद के हिसाब से। इज दैट क्लियर? Yes, sir. यस सर। इसमें k की कोई स्पेशल वैल्यू दोगे तो उससे एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलेगा, कोई किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू से पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलेगा। अगर वो स्पेसिफिक वैल्यू प्रिंसिपल डोमेन में है तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिलेगा, जैसे k की वैल्यू 0 दे दो तो π/6 आएगा जो कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, और अदरवाइज सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू जस्ट कम्युनिकेट कि इक्वेशंस का बेसिक्स क्या है। अब बात आती है कि हमें पहले तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना आना चाहिए, फिर जनरलाइज करना आना चाहिए। तब लिखेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस पर, आपको लिखना नहीं है, जस्ट पहले जो मैं बताया उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है? तो आप बस केवल ब्रीफ में जो बातें मैं बोलूंगा वही लिखेंगे, पूरा कहानी नहीं लिखेंगे, जस्ट देखिए। प्रिंसिपल सॉल्यूशन फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, मैंने क्या बोला? द सॉल्यूशन लाइंग इन द प्रिंसिपल डोमेन,
तो साइन एक्स फंक्शन का ग्राफ आप सभी जानते हो, ये है ग्राफ जो मैं शो कर रहा हूं, ये साइन का ग्राफ। 0 पर वैल्यू 0 है, 90 पर 1 है, पाई पर 0 है, 3π/2 पर -1 है, फिर 2π है, और फिर ये रिपीट हो रहा है। क्या नोट करना था बेटा? कुणाल जल्दी बोलो फटाफट, क्या नोट करना था? पिछली स्लाइड का नोट करना था सर। बेटा इतनी देर से मैं एक स्लाइड के ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ 15 मिनट से, और तुम उस समय नोट नहीं किए और अब बोल रहे हो नोट करना। बताओ क्या मैं पीछे चल जाता हूँ, कर देता हूँ, लेकिन आपको उसी समय नोट कर लेना चाहिए ना बच्चे। ये लो, क्या नोट करना था बताओ? ये इधर नोट करना है, ये नीचे जो मैंने एग्जाम्पल लिया था इसको नोट करना है। एग्जाम्पल करने हैं सर नोट। एग्जाम्पल छोड़ दो, एग्जाम्पल की बात नहीं, ऐसे एग्जाम्पल अभी 1000 आएंगे सामने, ठीक है? एग्जाम्पल नोट करने की जरूरत नहीं है अभी, वो तो मैंने ऐसे जस्ट समझाने के लिए एग्जाम्पल बताया। आप अगर समझ गए हो तो उसको नोट करने की जरूरत नहीं, ये सब आगे आएगा बाद में। ओके सर। डोंट वरी अबाउट इट। हाँ, तो साइन का ग्राफ देख रहे हो ना, जस्ट ग्राफ देखो ये। इस ग्राफ में ये -π/2 π/2 जितना मैंने हाईलाइट किया रेड कलर से, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल डोमेन। तो साइन का प्रिंसिपल डोमेन कोई पूछे तो क्या बोलोगे? -π/2 to π/2। और इसी इंटरवल में अगर कोई एंगल है जो सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को, साइन की इक्वेशन को, तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। कॉस का ग्राफ जो है इवन होता है, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, और -π से 0 में सारी वैल्यू लेता है, इंक्रीज करते हुए 1/1, और डिक्रीज करते हुए फिर 0 से π में भी सारी वैल्यू लेता है। तो ये पॉजिटिव वाला जो इंटरवल है 0 to π, इसको प्रिंसिपल डोमेन बोलते हैं। कॉस का प्रिंसिपल डोमेन क्या बोलोगे? कॉस का प्रिंसिपल डोमेन 0 to π। अब अगर आप चाहो तो इन सबका ग्राफ, ये जो मैं बोल रहा हूँ इसको नोट कर लो अपनी कॉपी में, ठीक है? और अगर आप ये ग्राफ नहीं बनाना चाहते हो तो सिर्फ कम से कम y = sin x प्रिंसिपल डोमेन -π/2 to π/2, ये जरूर मेंशन कर दो। यहां तक बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब tan पे आते हैं। tan x फंक्शन जो है तुम्हारा ये ऐसा होता है, y = tan x का ग्राफ, -π/2 पर -∞, फिर 0 पर 0, फिर π/2 पर ∞, ये एक ब्रांच है, फिर यही रिपीट होता रहता है ऐसे। तो जितना मैंने ये रेड कलर से ड्रॉ किया -π/2 to π/2, ये प्रिंसिपल डोमेन है tan का। अब मैं क्यों ये सब बातें आपको बता रहा हूं, इसलिए जैसे मान लो कहीं आ गया sin x = √2 sin x = 1, ये एक इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन चाहिए, तो आपने फटाफट यहां से देखा, अच्छा sin x क्या आ रहा है जी? sin x आ रहा है 1/√2। अब 1/√2 वैल्यू sin x कब लेगा? पॉजिटिव वैल्यू 1/√2, तो 45 डिग्री 45 डिग्री यहाँ लेगा। फिर हालांकि यहाँ भी लेगा π - π/4 पर, और यहाँ भी लेगा, और यहाँ भी लेगा। तो बहुत सारे एंगल है जहां पर 1/√2 वैल्यू मिलेगी साइन की, बट आउट ऑफ इन्फिनाइट मेनी दोज एंगल्स, हमें कौन सा चाहिए? हमें एक ये वाली वैल्यू चाहिए ना, ये वाली, यहाँ पर ये वाली। और ये एंगल क्या है? 0 से π/2 में कौन सा एंगल है? π/4। तो हम बोलेंगे इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा? बोलो, x = π/4। यस, तो ये x = π/4 इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। ऐसे अब मैं कुछ इक्वेशन लिख रहा हूं, आप उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन मुझे बताओगे। cos x = हाफ का प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताओ, और cos x = -½ का बताओ, और sin x = -½ का बताओ। हाँ जी, ये तीनों का प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखो बेटा फटाफट, क्विक, देखें आप क्या लिखते हो। sin x की वैल्यू -½ कब होगी? किस एंगल के लिए होगी? तो यहाँ तो 0 से 1 पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर आएगी, इधर कहीं। किस एंगल के लिए आएगी? यहाँ कहीं आएगी, यहाँ पर। कौन सा एंगल के लिए आएगी बोलो? तो -π/2 से 0 के बीच में कौन सा एंगल है, मतलब चौथे क्वाड्रेंट का कौन सा एंगल है जहां पर साइन की वैल्यू -½ होती है?
minus pi by 6 because sin of minus theta is minus sin theta, तो minus pi by 6 एंगल आएगा। तो यहां पर प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या आएगा? प्रिंसिपल सोल्यूशन होगा minus pi by 6। तो ये तो आपको करना, फाइंड आउट करना आना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये नहीं आएगा आप कुछ नहीं कर पाएंगे आगे। प्रिंसिपल सोल्यूशन डिटरमिन करना सबसे बेसिक बात है, वो आपको सीखना पड़ेगा, आना चाहिए। चलो cos x इक्वल हाफ पे जरा बात करते हैं बेटा। cos x हाफ, 0 पर cos की वैल्यू 1 है, फिर डिक्रीज करते करते पाई बाय 2 पर 0 हो जाएगी, तो हाफ कहाँ होगा? इसके बाद नेगेटिव हो जाएगी, तो हाफ कहाँ होगा? यहाँ कहीं होगा, पाई बाय 3, 60 डिग्री। तो यहाँ लिख दो प्रिंसिपल सोल्यूशन आ गया पाई बाय 3। ये भी वेडन सही जा रहे हैं। cos x माइनस हाफ कहाँ होगा बेटा? कोसाइन x नेगेटिव हाफ इक्वेशन है, तो प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होगा? हाँ, तो ये मत बोलना कि नेगेटिव, क्योंकि cos नेगेटिव साइड में तो वही वैल्यू देगा ना। तो 0 से पाई, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव वैल्यू देगा, तो पाई माइनस पाई बाय 3, ये 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3। यहां से आ जाएगा x इक्वल टू 2 पाई बाय 3। तो ये है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। एक चलो और लिख देता हूं मैं, tan x is equal to √3 and tan x is equal to -1। हाँ जी, इन दोनों इक्वेशन के लिए लिखो प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो tan x √3 यहाँ कहीं होगा, √3 की वैल्यू यहाँ कहीं होगी, यहाँ। तो ये पाई बाय 3 पर आ रही है, तो पाई बाय 3 और -1 क्या किस पर आएगा? tan नेगेटिव कहाँ होगा? तो चौथे क्वार्टर में, माइनस पाई बाय 2 से 0 में, यहाँ कौन सा एंगल होगा ये -1 वैल्यू के लिए? माइनस पाई बाय 4। तो in order to determine principal solution, mostly you'll have to have the knowledge of supplementary and complementary functions and their properties। अलाइड एंगल की जो प्रॉपर्टीज अगर आपको आती हैं, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपके लिए एकदम बिल्कुल लेफ्ट हैंड टास्क है, अब फटाफट फाइंड कर लेंगे। और एक बात मैं बता दूं, जिस बच्चे को प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना आ गया, जनरल सॉल्यूशन तो फॉर्मेलिटी है, मैं बता रहा हूँ। जैसे मैं डेराइव करूंगा जनरल सॉल्यूशन, आपको सीधे वो फार्मूला से डायरेक्ट इंस्टेंट आंसर निकल गया। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन लाना और उससे पहले का कि बड़े इक्वेशन को ऐसे छोटे छोटे सिंपलर इक्वेशन में ब्रेक करना, यही इक्वेशन सॉल्विंग की ट्रिक है। बाकी जनरल सॉल्यूशन लिखना तो सबसे सिंपल टास्क है, मतलब ब्रेनलेस टास्क है, तो उसके लिए डोंट वरी एट ऑल। तो साइन समझ में आ गया, कॉस समझ में आ गया, tan समझ में आ गया। हालांकि 3 और फंक्शन होते हैं, सीकेंट, कॉसेकेंट और कॉट। लेकिन इक्वेशन सॉल्विंग में कॉट को हम tan में कन्वर्ट कर लेते हैं, और tan का प्रिंसिपल डोमेन पता है, tan का प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना आता है, तो जॉब इज डन। कॉसेकेंट को साइन में कन्वर्ट कर सकते हो और सीकेंट को कॉस में। तो ये 3 से भी आपका काम चल जाएगा। रिमेनिंग 3 फंक्शन के बारे में कुछ नहीं पता है तो भी, बट स्टिल जान तो लो ही एक बार। तो अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल सॉल्यूशन फॉर कॉट, तो कॉट ऐसा है, इसका प्रिंसिपल डोमेन होता है 0 to पाई ओपन इंटरवल। ऐसे ही सीकेंट, तो इसका सीकेंट जो है वो ग्राफ तो सारे पहले बता चुका हूं मैं, कॉस के ऊपर ऐसे उल्टा ऐसे ग्राफ बनता है इसका सीकेंट का। इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल डोमेन है 0 to पाई बाय 2 एंड पाई बाय 2 to पाई, एक्सेप्ट पाई बाय 2 मिसिंग होगा। और कॉसेकेंट का ग्राफ ऐसा होता है, साइन के ग्राफ के जस्ट ऊपर ऐसे फ्रॉम होता है, और माइनस पाई बाय 2 to पाई बाय 2 में से 0 हटा दो, तो उसका प्रिंसिपल डोमेन है। तो ये प्रिंसिपल डोमेन आपको हर एक का पता होना चाहिए, कॉट का भी, सीकेंट का भी और कॉसेकेंट का। एनी डाउट सो फार? सर, हाँ बोलो बेटे। सर जो y इक्वल्स टू sec x है, उसका प्रिंसिपल डोमेन क्या है? सीकेंट एक्स का बेटा जो कॉस से बना है ना, कॉस का रेसिप्रोकल है ये, है ना? यस सर। तो कॉस का प्रिंसिपल डोमेन क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले किया था, 0 to पाई। वेरी गुड, 0 to पाई क्लोज। तो उसमें से आप जो है पाई बाय 2 हटा दो, क्योंकि पाई बाय 2 पर सीकेंट डिफाइन नहीं होगा ना। यस सर। तो इसका आएगा 0 to पाई एक्सेप्ट पाई बाय 2। ये देखो, कॉस का प्रिंसिपल डोमेन में से पाई बाय 2 हटा दो। ऐसे कॉसेकेंट के लिए साइन का प्रिंसिपल डोमेन में से 0 हटा दो, क्योंकि 0 पर
1 बाई साइन होता है कॉसेकेंड, तो 1 बाई साइन डिफाइन नहीं होगा। ओके सर। ठीक है, सिर्फ कॉट ऐसा होता है जिसका प्रिंसिपल डोमेन tan के साथ मैच नहीं करता है। ठीक है, बाकी सबका बिल्कुल सिमिलर है। साइन का याद है तो कॉसेकेंड का याद है, कॉस का याद है तो सीकेंड का याद है, और tan साइन से ही कनेक्टेड है, कॉट अलग से याद कर लो 0 to पाई। कॉट और कॉस को कनेक्ट कर सकते हो, जैसे tan और साइन कनेक्टेड है ना, ऐसे कॉट और कॉस कनेक्टेड है। tan में साइन वाले में से प्लस माइनस पाई बाय 2 हटा देते हैं क्योंकि वहां डिफाइन नहीं होता है। ऐसे कॉस में से 0 और पाई को ओपन कर दो क्योंकि वहां कॉट डिफाइन नहीं होता। कॉट 0 और कॉट पाई, तो साइन 0 होने की वजह से डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो कॉटेंजेंट फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अब आप इसका लिखेंगे स्टैंडर्ड, देखो प्रिंसिपल सॉल्यूशन समझ में आ गया, अब आते हैं जनरल सॉल्यूशन पे, राइट। तो लिखेंगे स्टैंडर्ड जनरल सॉल्यूशंस, हेडिंग देंगे स्टैंडर्ड जनरल सॉल्यूशंस या जनरल सॉल्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशंस, जनरल सॉल्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशंस। तो अब मैं कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन बता रहा हूं आपको। जनरल सॉल्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशंस। ठीक है, इसमें मैं एक एक फॉर्मेट बताते जा रहा हूं और उसके साथ उस पर एक एक दो दो क्वेश्चन करते जाओ, फटाफट समझ लो। तो सबसे पहला लिखेंगे बेटा, बहुत स्टैंडर्ड वेरी सिंपल इक्वेशन जो है, जैसे कि साइन थीटा इक्वल टू 0, ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा इक्वल टू -1। पहले इनकी बात करते हैं, पहला, दूसरा एंड तीसरा। साइन थीटा 0 कब होता है? तो एक साइन का ग्राफ बनाओ और वहीं पर आप सारे देख सकते हो एक ग्राफ के ऊपर में। ये लो साइन का ग्राफ है, साइन का ग्राफ बनाते समय आप +1 -1 लाइन ड्रॉ कर दो और इसी ग्राफ पर हम साइन थीटा की वैल्यूज को ऑब्जर्व करने जा रहे हैं। देखो ध्यान से इसे, एक पीरियड में ड्रॉ कर रहा हूं, उसके बाद जनरलाइज हो जाएगा अपने आप। अब जरा देखो इस ग्राफ पर, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और साइन 0 कब हो रहा है? 0 मतलब y कोऑर्डिनेट कहाँ 0 हो रहा है ना? तो y कोऑर्डिनेट 0 कहाँ हो रहा है बताओ जरा, तो देख रहे हो कि नहीं? y कोऑर्डिनेट यहाँ भी 0 हो रहा है, यहाँ भी 0 हो रहा है, यहाँ भी 0 हो रहा है, यहाँ भी 0। y कोऑर्डिनेट आउटपुट होता है, तो ये आ गया 0 पाई 2 पाई -पाई -2 पाई। क्या मतलब हुआ बेटा? जनरलाइज करो तो पाई के मल्टीपल है, तो यहां से आया थीटा इक्वल टू n पाई, ऐसे लिख दो, थीटा इक्वल टू n पाई, वेयर n इज एनी इंटीजर, वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। ये तुम्हारा जो आया, ये आया पहला इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन। ऐसे ही दूसरे का जनरल सॉल्यूशन और तीसरे का जनरल सॉल्यूशन आप खुद लिखो, लिख सकते हो ना? जब मैं बोलूंगा साइन थीटा 1, तो 1 कहाँ हो रहा है वैल्यू? ये देखो, ये y को 1 लाइन है, तो जहां जहां टच कर रही है, एक ये है 1, एक ये है 1, एक ये है 1, तो कौन कौन से पॉइंट है जरा बताओ, कैन यू फिगर आउट दोस पॉइंट? एक तो पाई बाय 2, फिर एक 2 पाई प्लस पाई बाय 2, ये -2 पाई प्लस पाई बाय 2। तो आपको लगता नहीं कि पाई बाय 2 में 0 प्लस पाई बाय 2 है, तो 2n पाई प्लस पाई बाय 2, तो आ रहा है 2n पाई, क्या लिखें इसको? 2n पाई प्लस पाई बाय 2, दिख रहा है? n को 0 दो चलेगा, n को 1 दो 2 पाई प्लस पाई बाय 2, n को -1 दो, ये वाला आ गया। तो हमें लिखेंगे, तो पाई कॉमन ले लो या पाई बाय 2 कॉमन ले लो, तो क्या आएगा? 4n + 1 पाई बाय 2, दिख रहा है कि नहीं? Yes, sir. यहां लिख दो थीटा इक्वल टू 4n + 1 पाई बाय 2। n यहां भी क्या है? n इंटीजर है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये जनरल सॉल्यूशन मैं लिख रहा हूं, ये याद रहना चाहिए आपको, ये कमिट टू मेमोरी, कमिट टू मेमोरी। साइन थीटा -1 देखो कहां कहां आ रहा है, एक तो यहां -1 आ रहा है, फिर यहां -1 आ रहा है, ये क्या है? -पाई/2। ये क्या आ रहा है? 2 पाई -पाई/2,
2 पाई माइनस पाई बाई 2, फिर 4 पाई माइनस पाई बाई 2, माइनस 2 पाई माइनस पाई बाई 2, यहां भी आएगा पीछे की तरफ ऐसे, तो आ जाएगा 2n पाई माइनस पाई बाई 2, जिसको हम 4n पाई माइनस पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं, मतलब 4n माइनस 1 पाई बाई 2 लिख सकते हैं। तो लिख दो थीटा इक्वल टू 4n माइनस 1 पाई बाई 2, वेयर n इज इंटीजर। तो ये तीनों जनरल सॉल्यूशंस आपके सामने हैं। इफ यू हैव एनी ट्रबल प्लीज लेट मी नो। सबको क्लियर है बेटा? यस सर। अब जैसे अगर कहीं पर ऐसा आ जाए, ध्यान से सुनो, साइन क्यूब थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0, सॉल्व फॉर थीटा, सॉल्व फॉर थीटा, आंसर बोलो। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बोलो, तो क्या करोगे आप? sin theta कॉमन। हाँ, साइन थीटा कॉमन लो फटाफट। साइन थीटा कॉमन लिया तो आ गया साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर से फैक्टर हो जाएगा साइन थीटा माइनस 1 इंटू साइन थीटा प्लस 1, यही आएगा। अब प्रोडक्ट जीरो, मतलब या तो पहला जीरो या तो दूसरा फैक्टर या तो तीसरा फैक्टर जीरो, तो यहाँ से आ जाएगा इक्वेशन साइन थीटा 0, साइन थीटा 1, साइन थीटा माइनस 1। ये तीन पॉसिबिलिटीज आ रही हैं। और साइन थीटा 0 मतलब थीटा इक्वल टू n पाई, या इसी को हम 2n पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं, 2n टाइम्स पाई बाई 2 लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। मतलब पाई बाई 2 का इवन मल्टीपल, सारे इवन मल्टीपल। और दूसरे में साइन थीटा 1, तो थीटा इज 4n प्लस 1 पाई बाई 2, और माइनस 1 के केस में थीटा इज 4n माइनस 1 पाई बाई 2। अब देखो 4n प्लस 1 और 4n माइनस 1 दोनों ऑड होते हैं ना, तो इन दोनों को अगर इकट्ठा कर लो ना तो सारे ऑड मल्टीपल पाई बाई 2 हो जाएंगे, 2n प्लस 1 पाई बाई 2। क्योंकि जो नंबर 2n प्लस 1 टाइप की होती है, 2n प्लस 1 वेयर n इज एन इंटीजर, इसके दो पार्ट किए जा सकते हैं। अगर n इवन है तो ये 4k प्लस 1 हो जाएगा, अगर n ऑड है तो ये 4k माइनस 1 हो जाएगा या 4k प्लस 3 हो जाएगा। तो 4k प्लस माइनस 1 को कंबाइन कर दो तो ऑड नंबर सारी आ जाती हैं। तो ये 4k प्लस 1 पाई बाई 2 टाइप के एंगल आ गए, 4k माइनस 1 टाइप के आ गए। इसका मतलब है कि पाई बाई 2 के सारे ऑड मल्टीपल भी आ गए, सारे ऑड मल्टीपल भी आ गए, सारे इवन मल्टीपल भी आ गए। इसका मतलब है कि जनरल सोल्यूशन हम लिखेंगे तो ये भी लिख सकते हैं कि दिस एंड दिस, ये भी चलेगा, या आप सीधे यही लिखो कि n पाई एंड दिस, तब भी चलेगा। या लिखो कि पाई बाई 2 के सारे मल्टीपल। तो आंसर लिखने का मैं तीन तरह से इसके आंसर को लिखा सकता, मैं तीनों लिख दे रहा हूं, ठीक है। एक वे तो ये है कि थीटा इज इक्वल टू n पाई बाई 2, वेयर n इज एनी इंटीजर, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो पाई बाई 2 के सारे इंटीजर मल्टीपल इसको सेटिस्फाई करेंगे। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका थीटा बिलोंग्स टू, बोलो, n पाई यूनियन 4n प्लस 1 पाई बाई 2 यूनियन 4n माइनस 1 पाई बाई 2, वेयर n इज इंटीजर। और तीसरा तरीका है कि आप ये वाला लिख दो 2n पाई बाई 2, या ऐसा n पाई बाई 2, n पाई लिखो, n पाई यूनियन ऑड मल्टीपल पाई बाई 2। तो ये भी एक तरीका है। तो ये तो हुआ कि साइन थीटा 0, साइन थीटा 1, साइन थीटा माइनस 1 को सॉल्व करने का क्या तरीका है। अब इसी तरह से कॉस पे आते हैं, तो अगले पॉइंट पे चलते हैं। चौथा, फोर्थ जो इक्वेशन है वो है cos थीटा 0, cos थीटा 0, cos थीटा 1 और cos थीटा माइनस 1। इसका आप मुझे बताओ।
और tan थीटा 0। ठीक है, अब इसके बात करेंगे तो कॉस का ग्राफ बना लो, इट विल हेल्प यू टू फिगर आउट द डिफरेंट एंगल्स विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। यहाँ भी वही -1 से 1 के बीच में कॉस की वैल्यूज भी होती हैं, तो इसका ग्राफ भी आपको वैसे ही दिखेगा जैसा साइन का ग्राफ है, बस ये है कि यहाँ इसके अबाउट सिमेट्रिक होता है ऐसा। ये कोसाइन का ग्राफ ऐसा है, this is 0, this is pi by 2, this is minus pi by 2, this is pi, this is minus pi, minus 3 pi by 2 and 3 pi by 2, 2 pi, 5 pi by 2 and so on। ये 1 है और ये -1। अब मैंने बोला cos थीटा 0, बताओ कौन कौन से एंगल पे cos की वैल्यू 0 हो रही है, जरा फिगर आउट करो। cos की वैल्यू 0 प्लस माइनस पाई बाय 2 प्लस माइनस 3 पाई बाय 2 प्लस माइनस 5 पाई बाय 2, मतलब ऑड मल्टीपल पाई बाय 2। आप लिखेंगे थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2 वेयर n इज एनी इंटीजर। एक तो आपका जनरल सॉल्यूशन देख के पता चल गया। अब जरा cos थीटा 1 के बारे में बता दो बेटा, cos थीटा 1 और cos थीटा -1 भी यही लगे तो बता दो, और tan थीटा 0 भी बता दो। चलो cos थीटा 1 कब हो रहा है, 1 वैल्यू यहां हो रही, देखो 0 पे हो रही 1, फिर 0 पर 1 हो रही, फिर 2 पाई पर 1 हो रही, फिर -2 पाई, हाँ 2n पाई, थीटा इक्वल टू 2n पाई वेयर n इज एनी इंटीजर। तो ये जनरल सॉल्यूशन है, ये जनरल सॉल्यूशन है इस वाले इक्वेशन का, ये जनरल सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। cos थीटा -1 n pi, तो थीटा इक्वल टू -पाई पाई 3 पाई ऑड मल्टीपल पाई 2n प्लस 1 या 2n -1 पाई, 2n प्लस 1 लिखो या 2n -1, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ऑड नंबर्स को रिप्रेजेंट करती है, n इज इंटीजर। और tan थीटा 0 तो आप जानते हो, tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो ऑब्वियसली sin 0 होगा तो tan भी 0 होगा, तो थीटा इक्वल टू n पाई वेयर n इज एनी इंटीजर। तो ये जो मैंने 7 जनरल सॉल्यूशंस लिख के दिखाया, ये बहुत ऑर्डिनरी, मतलब इनके लिए आपको देखो आपने कुछ नहीं, केवल ग्राफ, आंख बंद करो ग्राफ देखो, आपको नजर आ जाएगा कि ये वाले एंगल है, उन्हीं एंगल्स को लिख दिया आपने, ठीक है। बट कुछ ऐसे भी वैल्यूज होंगी जो बिल्कुल स्टैंडर्ड ऐसी नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए हम 3 टाइप के इक्वेशंस को की बात करते हैं, 3 तरह के इक्वेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहला टाइप जो है वो लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टाइप, मतलब 8th टाइप भी लिख सकते हो, है ना, थ्योरम है 8th थ्योरम। तो 8th थ्योरम क्या है जी, जनरल सॉल्यूशन ऑफ, ऐसे लिखो, जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन साइन थीटा इज इक्वल टू k, ध्यान से सुनो, वेयर k इज a real number lying between -1 to 1 is given as थीटा इक्वल टू, अब मैं जनरल सॉल्यूशन लिख रहा हूं, फिर मैं उसको प्रूफ करूंगा कि क्यों ऐसा होगा, n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा। लिख दो फटाफट, लिखो जल्दी इसको, वेयर अल्फा इज an angle lying in the principal domain of sine such that
साइन ऑफ अल्फा इक्वल टू के। ठीक है जी। अब इसका पहले ये तो थ्योरम हो गया बेटा, इस थ्योरम को मैं प्रूफ दे रहा हूं इसका कि क्यों है, फिर इस पे क्वेश्चंस करते हैं। पहला प्रूफ में मैंने बोला कि बहुत सिंपल सी बात है कि हमें इक्वेशन दिया साइन थीटा इक्वल टू के। तो हमने क्या किया, हमने बोला कि ऐसा है कि ये देखो साइन का ग्राफ आपको पता है, और उस ग्राफ पर हम देखेंगे पहले कि के वैल्यू किस प्रिंसिपल एंगल के लिए आ रही है। अगर ये साइन का ग्राफ है ऐसा, तो y इक्वल टू के लाइन, मान लो ये y इक्वल टू के लाइन है। अब ये लाइन इस ग्राफ को कहीं ना कहीं तो कट करेगी, क्योंकि k -1 से 1 के बीच में है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी। तो प्रिंसिपल डोमेन ये है, देखो ये प्रिंसिपल डोमेन में ये ग्राफ जहां कहीं भी प्रिंसिपल डोमेन में साइन के ग्राफ को कट करेगा, ये हो गया अल्फा, ये प्रिंसिपल सोल्यूशन है अल्फा। क्योंकि साइन अल्फा, अल्फा कॉमा साइन अल्फा, ये साइन अल्फा है के, है ना। तो साइन अल्फा मतलब के जो है, के क्या है, के साइन ऑफ अल्फा है ना, तो के की जगह साइन अल्फा लिख दो। लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो दिया ही हुआ है क्वेश्चन में। अच्छा, के साइन मतलब इसको बोलते हैं कि आप पहले प्रिंसिपल सोल्यूशन फाइंड करो। फाइंड कर लिया, अल्फा फाइंड कर लिया, ये आ गया हमारा। तो अब इक्वेशन क्या हो गया, साइन थीटा माइनस साइन अल्फा 0 हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बोलो। यस सर। अब साइन सी माइनस साइन डी, ये एडिशन, समेशन या डिफरेंस में इक्वेशन है। जब राइट साइड 0 हो तो हमें डिफरेंस को प्रोडक्ट में ले जाना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि a इंटू बी 0 मीन्स या तो a 0 या तो b 0। तो ये बेसिक इक्वेशन जो पीछे आपने 6-7 पढ़े उसमें रिड्यूस हो जाएगा। तो आप साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला लगाओ, सी डी फार्मूला, तो क्या आएगा, 2 cos, बोलो, थीटा प्लस अल्फा बाय 2 थीटा प्लस अल्फा बाय 2 साइन साइन थीटा माइनस अल्फा बाय 2 थीटा माइनस अल्फा बाय 2 इक्वल टू 0। अब बेटा ये तो क्लियर है ना कि अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो या तो पहला 0 या तो दूसरा 0। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। तो या तो cos थीटा प्लस अल्फा बाय 2 0 होगा, या साइन थीटा माइनस अल्फा बाय 2 0 होगा। अब ये दोनों इक्वेशन जो अभी बन रहे हैं, ये दोनों स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है क्या? ये वो इक्वेशन नहीं जो पीछे हमने सॉल्व किए, cos ऑफ समथिंग 0 साइन ऑफ समथिंग 0। यस सर। cos 0 कब होता है, cos की वैल्यू 0 कब होती है, ऑड मल्टीपल पाई बाय 2, पीछे देख भी सकते हो। तो यहां से आएगा कि थीटा प्लस अल्फा बाय 2 की वैल्यू क्या होगी, बोलो, ऑड मल्टीपल 2 के लिख दो, चलो 2k प्लस 1 पाई बाय 2 चलेगा। अच्छा 2 और 2 कैंसिल नहीं होगा, यहां से थीटा की वैल्यू क्या आई, बोलो, थीटा आई 2k प्लस 1 ऑड मल्टीपल पाई माइनस अल्फा, आया कि नहीं आया? एग्रीड? यस सर। इसी तरह से जरा दूसरे इक्वेशन की बात कर लेते हैं। साइन कब 0 होता है? साइन 0 होता है जब एंगल क्या हो, n पाई। एन पाई। तो थीटा माइनस अल्फा बाय 2 की वैल्यू हो गई k पाई। तो यहां से थीटा माइनस अल्फा क्या हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2k पाई। तो थीटा क्या आएगा, 2k पाई प्लस अल्फा। एग्रीड? एग्रीड और नॉट बताते जाओ साथ के साथ में, जो जो Yes, बात sir. समझ। अच्छा जी, अगर ये समझ में आ गई बात, तो एक और बात यहीं पर देख लो, ग्राफ पर ये बात दिख रही, देखो ये अल्फा है, फिर ये 2 पाई प्लस अल्फा है, देखो 2 पाई प्लस अल्फा, ये माइनस 2 पाई प्लस अल्फा है। तो ये तीनों दिख रहे हैं, माइनस 2 पाई प्लस अल्फा, अल्फा 2 पाई प्लस अल्फा, ये ऐसे वाले हैं, ऐसे वाले। इसी तरह से ग्राफ पर देखो तो दूसरे सेट ऑफ वैल्यूज भी दिख रही है, पाई माइनस अल्फा, ऑड पाई माइनस अल्फा, ये माइनस पाई माइनस अल्फा, और ये 3 पाई माइनस अल्फा। तो ऑड मल्टीपल पाई माइनस अल्फा वाले भी दिख रहे हैं, ये वाले भी दिख रहे हैं। तो सारे सोल्यूशन ग्राफ पे भी दिख रहे हैं।
तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि इन दोनों को अगर मैं, और है ना, और मतलब होता है यूनियन, इन दोनों का यूनियन कैसे लिखा जाता है? थीटा इक्वल टू एन, 2k को n ले लो या 2k+1 को n ले लो, तो n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा। अपने आप जब n की वैल्यू इवन होगी, n अगर 2k होगा तो ये आ जाएगा, ये वाला प्लस वाला, और n अगर 2k+1 होगा तो -1। मतलब इसको मैंने ऐसा लिख दिया, 2k+1 पाई प्लस -1 की पावर 2k+1 अल्फा, और इसको लिख दिया 2k पाई प्लस -1 की पावर 2k अल्फा। फिर मैंने पैटर्न देखा कि पाई के साथ जो मल्टीप्लाई होगा वही -1 की पावर में होगा, और वो मल्टीप्लाई होने वाला ऑड नंबर भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है, इसलिए इंटीजर में किया। तो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन का फाइनल फॉर्मेट। चलेगा? यस सर। Yes, sir. तो जब जब साइन थीटा का इन्वॉल्व करने वाला इक्वेशन होगा तो उसका जनरल सॉल्यूशन हम ऐसे ही लिखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ, जनरल सॉल्यूशन लिखो। साइन थीटा हाफ, तो सबसे पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताओ, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलो। 5/6. π/6, इसको लिख दो साइन π/6। अब अल्फा आ गया बेटा, अल्फा आ गया तो जनरल सॉल्यूशन लिखो। जनरल सॉल्यूशन क्या लिखोगे? थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फा। अल्फा मतलब π/6। इट्स सिंपल, वर्बली लिख सकते हो आप, वर्बली ऐसे इक्वेशन का वर्बली लिख सकते हो आंसर। दो में एक दो और आप लिखेंगे सिंपल सिंपल ऐसे छोटे छोटे इक्वेशन के सॉल्यूशन। यस सर। चलो इसका बताओ, √2 साइन थीटा +1 इक्वल टू 0 या -1 इक्वल टू 0। हाँ जी बताओ इसका जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताओ। अल्फा क्या आएगा? 5/4. π/4। तो जनरल सॉल्यूशन क्या है बोलो? -1/4. n पाई प्लस -1 टू द पावर n π/4। ठीक है, तो साइन वाला समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. साइन वाला समझ में आ गया, तो अब लिखते हैं कोसाइन वाला। तो नेक्स्ट 9th थ्योरम लिखो, इसको नोट कर चुके होंगे तो मैं आगे जा रहा हूं, क्योंकि जब तक हम तीनों फॉर्मेट नहीं डिस्कस कर लेते तब तक आप क्वेश्चन कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो 9th फॉर्मेट लिखे। 9th है बेटा, जिसको आप थ्योरम 2 भी बोल सकते हो। जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, अगर cos का इक्वेशन हो, cos थीटा इक्वल टू k, where k belongs to -1 to 1 is, तो इस इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन है वो ऐसे लिखते हैं, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, where लिखेंगे where अल्फा belongs to 0 to pi such that cos alpha is k। मतलब अल्फा प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ऐसे बोलो। अल्फा एक 0 से पाई का एंगल है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो ये कहां से आया, इसका प्रूफ क्या है वो भी देखो एक लाइन में। हमें दिया था cos थीटा इक्वल टू k, और दिया था कि एक अल्फा एंगल है प्रिंसिपल डोमेन में जो इसको सेटिस्फाई कर रहा था, k cos अल्फा है। k अगर cos अल्फा है तो k की जगह मैंने cos अल्फा लिख दिया, तो आ गया cos थीटा माइनस cos अल्फा 0। आया कि नहीं आया? यस सर। सीडी फॉर्मूला लगाओ जरा। Yes, sir. सीडी फॉर्मूला cos c माइनस cos d में दोनों साइन आते हैं, 2 sin
theta plus alpha by थीटा प्लस अल्फा बाई 2 साइन alpha minus theta by अल्फा माइनस थीटा बाई 2 0। अब ऑब्वियस सी बात है कि या तो पहला वाला 0 होगा तो साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 0, और साइन थीटा माइनस थीटा प्लस अल्फा बाई 2 0 और थीटा माइनस अल्फा बाई 2 0। चलेगा? हेलो, यस सर। yes sir. यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चेंज किया, छोटा सा, साइन एक्स और साइन माइनस एक्स। साइन माइनस एक्स इज माइनस साइन एक्स, और राइट साइड 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए यहाँ अल्फा माइनस थीटा के बजाय मैंने थीटा माइनस अल्फा लिख दिया। आई होप यू एग्री। Yes. अच्छा, साइन कब 0 होता है? इंटीजर पाई पर। इसका मतलब है कि थीटा प्लस अल्फा बाई 2 होना चाहिए के पाई, और यहाँ पर थीटा माइनस अल्फा बाई 2 होना चाहिए के पाई। तो यहाँ से आया थीटा इज इक्वल टू 2 के पाई माइनस अल्फा, और यहाँ से आया थीटा इज इक्वल टू 2 के पाई प्लस अल्फा। एग्रीड और नॉट? Yes sir. So finally, can I write that theta is 2n pi plus minus alpha, where n is any integer? Clear है? यस सर। इसका मतलब ये है कि अगर कहीं पर आपको मैं देता हूं cos थीटा इक्वल टू हाफ, जनरल सोल्यूशन बोलो, तो प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या बोलोगे? cos पाई बाई 3 प्रिंसिपल सोल्यूशन, और जनरल सोल्यूशन क्या आएगा? थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। एग्रीड? Yes sir. यस सर। और जो बात आप ऐसे एनालिसिस से प्रूव कर रहे हो, वो बात आप ग्राफ पर भी देख सकते हो। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है जो ग्राफ पर आपको नहीं दिखेगी, ग्राफ पर भी दिखेगी। जैसे कॉस का ग्राफ ऐसा होता है, ऐसा। अब अगर मैं बोलता हूं कि कॉस थीटा वाई इक्वल टू के लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो, तब देखोगे कि ये ओरिजिन के दोनों तरफ बराबर डिस्टेंस पे कट करेगी। जैसे ये अल्फा आ गया तो माइनस अल्फा भी आएगा। ऐसे ये 2 पाई देखो, 2 पाई से पहले अल्फा डिस्टेंस पर 2 पाई माइनस अल्फा है, तो इसके राइट में जाओ तो 2 पाई प्लस अल्फा है। ऐसे यहाँ -2 पाई के दोनों साइड में प्लस -2 पाई प्लस अल्फा, -2 पाई माइनस अल्फा। तो हमेशा इवन पाई प्लस माइनस अल्फा, 0 प्लस माइनस अल्फा, 2 पाई प्लस माइनस अल्फा, 4 पाई प्लस माइनस अल्फा, तो इवन पाई प्लस माइनस अल्फा। ग्राफ से वो चीज आप जस्टिफाई भी कर सकते हो। तो साइन का जनरल सोल्यूशन क्या है, कॉस का जनरल सोल्यूशन क्या है? कोई भी साइन थीटा इक्वल टू के, कॉस थीटा इक्वल टू के का जनरल सोल्यूशन क्या है आप लिख सकते हो। आई होप सो। एक क्वेश्चन तो सॉल्व करके बताओगे? यस सर। क्वेश्चन लिखो। 2 cos square theta minus 3 cos theta plus 1 equal to 0. Solve for theta. इस इक्वेशन को सॉल्व करके बताओ, मतलब इसका जनरल सॉल्यूशन लिख के बताओ। तो सबसे पहले तो इसको फैक्टर करोगे आप, 2 और 1, 2 प्लस 1, तो यह आ जाएगा तुम्हारा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1। फैक्टराइज इट, तो 2 cos थीटा कॉमन लिया तो cos थीटा माइनस 1 आया, माइनस कॉमन लिया तो cos थीटा माइनस 1 आया। तो फैक्टराइजिंग द गिवन इक्वेशन हमारे को मिला cos थीटा माइनस 1 इंटू 2 cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से हमें दो इक्वेशन
सिंपल स्टैंडर्ड इक्वेशन मिल गया, cos थीटा इक्वल टू 1 और cos थीटा इक्वल टू हाफ। अब cos थीटा 1 का क्या होता है जनरल सोल्यूशन, बोलो बेटा, और cos थीटा हाफ का जनरल सोल्यूशन क्या होता है, क्विक जल्दी लिखो। cos थीटा 1 का जनरल सोल्यूशन होता है थीटा इक्वल टू अरे cos थीटा 1 का जनरल सोल्यूशन बोलो, 2n pi 2n pi 2n pi 2n pi where n is any integer। और इसका cos थीटा हाफ, तो यहाँ पर हाफ पर cos pi by 3, तो थीटा इक्वल टू 2n pi प्लस माइनस pi by 3। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर प्रिंसिपल सोल्यूशन 0 है और यहाँ पर प्रिंसिपल सोल्यूशन pi by 3 है, और यहाँ पर 2n pi प्लस माइनस 0 लिख दो तो यही आएगा। तो आपको अब वो स्पेशल केसेस भी हटा सकते हो, डायरेक्ट इससे भी लिख सकते हो आंसर। तो ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन। ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करना सीख गया ना, कैसे करेंगे? यस सर। तो साइन का इक्वेशन हैंडल कर लेंगे तो सीकेंट कॉसिकेंट का हैंडल हो जाएगा, कॉस का कर ले रहे हैं आप इसको तो सीकेंट का हैंडल हो जाएगा। अब लास्ट एक लिख दो टैन का और फिर क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं। तो लिख दो लास्ट थ्योरम, आई थिंक 9th होगा ना। जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, राइट इट डाउन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन tan of theta equal to k where k can be any real number, k can be minus infinity to infinity क्योंकि tan सारी वैल्यू ले सकता है, unlike sin and cos जो -1 से 1 के बीच में वैल्यू लेते हैं, is given by जनरल सॉल्यूशन का होता है जी थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा where अल्फा क्या है, तो लिख दो वेयर अल्फा इज अ प्रिंसिपल सोल्यूशन, अल्फा इज एन एंगल लाइंग इन tan का प्रिंसिपल डोमेन क्या होता है -π/2 से π/2 सच दैट अल्फा इसको सेटिस्फाई कर रहा है tan अल्फा इक्वल टू k। और इस बात को हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं, उसके लिए एक लाइन की बात है कि आपका इक्वेशन जो है वो tan थीटा मतलब sin थीटा बाई cos थीटा इक्वल टू k है, दैट इज tan अल्फा मतलब sin अल्फा बाई cos अल्फा। एग्रीड और नॉट? tan थीटा इक्वल टू k दिया हुआ था और k की जगह हमने tan अल्फा लिख दिया तो ये आ गया। अब इस दोनों को इक्वेट करो, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा sin थीटा cos अल्फा इज इक्वल टू cos थीटा sin अल्फा, हाँ या नहीं? यस सर। तो लेफ्ट में लाओ तो आपको कंपाउंड एंगल का फार्मूला बनता हुआ दिख रहा है कि नहीं, sin थीटा cos अल्फा माइनस cos थीटा sin अल्फा इक्वल टू 0 आ रहा है। तो ये क्या बन गया sin थीटा माइनस अल्फा 0 हो गया। sin 0 कब होता है बेटे? sin की वैल्यू 0 कब होती है? n पाई पर। तो थीटा माइनस अल्फा क्या हो गया? n पाई। तो थीटा क्या हो गया? थीटा क्या हो गया? n पाई प्लस अल्फा। हो गया प्रूफ कि नहीं? यस सर। Where n is n। तो ये जनरल सॉल्यूशन भी आपको समझ में आ गया और इस क्लास को यहीं पर अब हम समराइज कर दे रहे हैं। बस इसके आगे का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में होगा। आप जो बेसिक क्वेश्चन मैं दूंगा वो आप सॉल्व करेंगे आज के लिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए इन्हीं बातों पर, राइट? बहुत एलिमेंट्री क्वेश्चंस। ये tan का ग्राफ है, देखो ऐसा, ये ऐसा tan का ग्राफ होता है। और अगर मैं y इक्वल टू k लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूं, देखो तो ग्राफ पर आपको दिखा रहा हूं मैं कि ये जैसे 0 है तो ये अल्फा आ गया, फिर ये π/2 है, ये पाई है, पाई के बाद फिर पाई प्लस अल्फा आ गया, ऐसे माइनस पाई के बाद माइनस पाई प्लस अल्फा आ गया। तो आपको जो सॉल्यूशंस मिलेंगे ना, यहाँ एक सॉल्यूशन है माइनस पाई प्लस अल्फा, अल्फा, पाई प्लस अल्फा, 2 पाई प्लस अल्फा, तो n पाई प्लस अल्फा टाइप के सॉल्यूशंस मिलेंगे। मतलब अगर कहीं पर आपको मिलता है कि tan थीटा इक्वल टू
1, तो आपका प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या आया, पाई बाई 4, और जनरल सोल्यूशन क्या लिखोगे, जनरल सोल्यूशन क्या लिखोगे, n पाई प्लस पाई बाई 4 वेयर n इज एनी इंटीजर। तो सारे सोल्यूशन लिख दिया आपने। अगर कहीं लिखा हुआ है 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको सॉल्व करो, तो आप फटाफट इसको कैसे लिखोगे कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3, तो tan थीटा की दो वैल्यू आएगी, एक 1/√3 आएगी, एक -1/√3 आएगी। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होगा, tan की वैल्यू 1/√3, पाई बाई 6 30 डिग्री, और इसके लिए माइनस पाई बाई 6, तो जनरल सोल्यूशन क्या लिखोगे बेटा, n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6। वेल डन, वेल डन। ठीक है, तो पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यही जो 10 बातें मैंने बताई यही इंपॉर्टेंट है। एक साइन थीटा 0, साइन थीटा 1, साइन थीटा -1, कॉस थीटा 0, कॉस थीटा 1, कॉस थीटा -1, वो 6 एलिमेंट्री डायरेक्ट आंसर लिखने के लिए। अदरवाइज 3 थ्योरम, एक साइन थीटा इक्वल टू के, एक कॉस थीटा इक्वल टू के, एक टैन थीटा इक्वल टू के। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर कंक्लूड कर रहे हैं। आपको हाँ, अभी मैं शेयर कर रहा हूँ, जो गेम में शेयर करूंगा उसमें भी मैं मेंशन कर दूंगा कौन सा क्वेश्चन करना है। ठीक है, और साथ के साथ कुछ क्वेश्चन अलग से थोड़े प्रैक्टिस के लिए देंगे, वो 2 करेंगे आप, और इतने से आपका जो है एनसीईआरटी स्पेसिफिक जितना है सारा काम खत्म हो जाता है। तो एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन हो तो कर ही जाओ आप। एनसीईआरटी में लास्ट एक्सरसाइज है सॉल्विंग ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन आइडेंटिटी में, आइडेंटिटी की लास्ट वाली एक्सरसाइज, वो आप कर जाओगे। ठीक है बेटा, तो कॉल को यहीं पे क्लोज करूं। Yes, sir. ठीक ठीक। बाय सर, थैंक यू सर। Good evening, sir. गुड इवनिंग सर।